पेशेंट को ज्यादा नींद आती है, पेशेंट वेट गेन करता है। वेट गेन क्यों करता है? क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, ठीक है। तो वो सारे का सारा जो वो खाता है वो फैट्स में कन्वर्ट होने लग जाता है, लिपोजेनेसिस होने लग जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने लग जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। क्लियर है हम? ठीक, कोई बात नहीं, अगर तेज हुआ तो आपने YouTube पे जाके दोबारा सुन लेना, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ आई आप लोगों को? अब हाइपोथायराइडिज्म का आसान, जैसे हाइपरथायराइडिज्म में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हाइपरथायराइडिज्म में दो चीजें हैं, एक ग्रेव्स डिजीज है, एक मल्टीनोड्यूलर गाइटर है, तीसरी या फिर टीएसएच सिक्रीटिंग एडिनोमा है। हाइपोथायराइडिज्म जो है इसके एंड पे आइटस आ रहा होगा। जितने भी हाइपोथायराइडिज्म के केसेस है ना, ये सारे थायराइडाइटिस में एंड हो रहे होंगे। जैसा कि हशीमोटो थायराइडाइटिस। What is Hashimoto thyroiditis? It is an autoimmune condition in which antibodies are being produced against TSH receptors. तो TSH receptor क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कल भी मैंने इस चीज की मिसाल दी थी कि TSH मिसाल के तौर पे ये एक फॉलिकल है और ये TSH का रिसेप्टर है। अगर ये रिसेप्टर ही उड़ जाए तो क्या होगा? जितना मर्जी TSH आता रहे, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे। मिसाल लेते हैं कि अगर किसी इंसान में गैरत के रिसेप्टर्स ही ना हो, अब जितनी तकरीरें करते रहो, आप उसे बताते रहो आपका ये खर्चा हुआ है, आपके वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस है आपसे, जिंदगी अगली खराब होनी है, उस पर असर नहीं कर रहे इस बात में। ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि उसके रिसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? वो जो आई हुई इंफॉर्मेशन होती है उसको अंदर लेकर जाते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद फिर कोई आउटपुट जनरेट होता है। क्लियर? रिसेप्टर की समझ आई आपको? तो हशीमोटो थायराइडाइटिस में क्या होता है कि रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि टीएसएच के रिसेप्टर को उड़ा देते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि ये थायराइडाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है थायराइड ग्लैंड की। अब ये जो फॉलिकल्स है ना, जिन्होंने T3 और T4 को स्क्रीन अपने अंदर स्टोर किया होता है, ये फॉलिकल्स इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है? रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो ये T3 और T4 क्या होता है? फिर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। अभी जब ब्लड स्ट्रीम में आता है तो इनिशियली हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट जो होता है, थायराइडाइटिस के तमाम केसेस में, चाहे वो डी क्विरिवीन थायराइडाइटिस हो जो हम आगे पढ़ेंगे, सब एक्यूट ग्रानुलोमेटस थायराइडाइटिस, या हशीमोटो थायराइडाइटिस हो, शुरू के 6 से 10 दिन वो हाइपरथायराइड के केस रहेगा, क्योंकि वो जो स्टोर T3 T4 थे ना, पहले वो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। अब ये ब्लड स्ट्रीम में चले गए, उसके बाद क्या होगा कि नया नजीर जो है वो बन नहीं पाएगा T3 और T4 हार्मोन। यहाँ तक समझ आइए आप लोगों को? कैसे डायग्नोज करोगे आप हशीमोटो थायराइडाइटिस को? टेस्ट क्या करोगे? TFTs करोगे ना। सबसे पहले क्या करोगे? तो TFT में TSH लो होगा, हाई हाई, T3 T4 कम। इसके अलावा क्या टेस्ट करोगे आप? TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज के टेस्ट करोगे आप, ठीक है। और कौन सा टेस्ट करोगे आप? थायराइड परऑक्सीडेज के अगेंस्ट भी इसमें एंटीबॉडीज बनती है। अगेंस्ट 3 चीजों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं, थायराइड परऑक्सीडेज, थायरोग्लोबुलिन और TSH रिसेप्टर। ये इन तीनों में से कोई भी टेस्ट आप कर सकते हो। क्लियर? समझ आइए आपको यहाँ तक? इसकी ट्रीटमेंट क्या दोगे? क्योंकि हाइपोथायराइड केस है और ये ऑटोइम्यून डिजीज है, तो हम इस पे स्टेरॉइड देंगे ताकि इसकी ऑटोइम्यून जो है वो कम हो, और उसके साथ में हम इसको थायरॉक्सिन यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट देंगे। तमाम डिजीजेस, जितनी भी एंडोक्राइन डिजीजेस हैं जिनमें ये मसला है कि हाइपो में चला जाता है कोई भी ऑर्गन, चाहे वो पिट्यूटरी है, चाहे वो एंडोक्राइन, चाहे वो पेनक्रियाज है, चाहे वो कोई भी जैसे थायराइड है, उसमें हम हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट सिंपल है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट। अगला आता है सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायराइडाइटिस, जिसको आसान अल्फाज में नहीं, मुश्किल अल्फाज में डी क्विरिवीन थायराइडाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। डी क्विरिवीन थायराइडाइटिस है सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायराइडाइटिस जो होता है, इसमें भी इनिशियली पेशेंट हाइपरथायराइडिक स्टेट में प्रेजेंट करता है। आपके पास पेशेंट शुरू में हाइपोथायराइड होगा, बाद में जाके फिर वो हाइपोथायराइड होगा। इसमें क्या होता है? मिसाल के तौर पे किसी बंदे को 8 दिन पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद क्या होता है? लिम्फोसिटिक सर्ज होती है बॉडी में,
बहुत ज्यादा आपका इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, वो जाकर के थायराइड के फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। क्या करता है वो? डिस्ट्रॉय करता है किसको? थायराइड के फॉलिकल्स को। तो फॉलिकल के अंदर जो स्टोर हुए हुए हार्मोन होते हैं T3 T4, ये फिर बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। शुरू में इस तरह होता है, बाद में फिर पेशेंट हाइपोथायराइड केस में चला जाता है। क्यों जाता है हाइपोथायराइड में? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। जब किसी भी ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन होती है तो हमने एक इन्फ्लेमेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, वो जो 5 कार्डिनल साइंस थे इन्फ्लेमेशन के, उसमें एक होता है लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन, ऑर्गन अपना फंक्शन जो है वो खत्म कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। क्लियर है हम यहाँ तक? और इसकी भी ट्रीटमेंट क्या होगी फिर? क्योंकि ये भी इम्यूनिक सर्च की वजह से स्टीरॉइड भी देंगे। और इसमें एक बात है, इसमें पेनफुल थायराइड आपका पेनफुल होगा। बाकी हशीमोटो में और रिडल थायराइडाइटिस में पेनलेस होता है, इसमें थायराइड पेनफुल होगा। आर वी क्लियर? समझ आई आपको? अच्छा, दूसरी बात हिस्ट्री होगी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या वायरल इंफेक्शन की कुछ अरसा पहले की, ठीक है, हफ्ता पहले की या 10 दिन पहले की। क्लियर? समझ आई आप लोगों को? और फिर आप इसके थायराइड हार्मोन को रिप्लेस कर दोगे। सही है? टेंडर पेनफुल थायराइड होगा, टेंडर होगा ये। एग्जामिनेशन पे आप हाथ भी नहीं लगा पाओगे, टेंडर स्वॉलन थायराइड होगा इसका, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास रिडल थायराइडाइटिस। कौन सा आता है तीसरा? रिडल थायराइडाइटिस। अब रिडल थायराइडाइटिस में क्या होता है? अच्छा, इसमें रिडल का मतलब होता है हार्ट। रिडल मतलब हार्ट। इसमें क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड में क्या होने लग जाती है? फाइब्रोसिस होने लग जाती है। एक्सटेंसिव क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लीड्स टू फाइब्रोसिस। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन की 2 आउटकम होती है, या हीलिंग या फाइब्रोसिस। अगर तो वो ऑर्गन इतना डैमेज नहीं हुआ कि उसमें हीलिंग हो सके तो फिर हीलिंग हो जाती है। और अगर हीलिंग पॉसिबल ना हो तो फिर वो जो डिफेक्टिव रीजन होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? फिर स्कारिंग से। स्कार किससे मिलके बनता है? फाइब्रोब्लास्ट से मिलके बनता है। क्लियर है हम? तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड लीड टू अ हार्ड फाइब्रोटिक थायराइड। सख्त होता है ये, और ये मिमिक करता है किससे? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। किससे मिमिक करता है ये? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। क्यों मिमिक करता है ये? क्योंकि ये कंप्रेस कर रहा होता है किसको? रिडल थायराइडाइटिस किसको कंप्रेस कर रहा होता है? आपके एयरवे को, आपके ट्रकिया को, आपके एयरवे को क्या करता है? कंप्रेस करता है। उस कंप्रेशन की वजह से आपको अपनी ब्रीदिंग में मसला होता है, ठीक है। और एनाप्लास्टिक सीए जो है वो भी सेम तरीके से प्रेजेंट करता है, उसने भी एयरवे ट्रैक को इन्वॉल्व किया होता है। तो फिर आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को आप रिडल थायराइडाइटिस से? एक में वेट लॉस होगा, एक में वेट गेन होगा। एक्सीलेंट। ये हाइपोथायराइडिज्म है ना, तो इसमें वेट गेन होगा। वो तो कैंसर है, तो मैलिग्नेंसी में पेशेंट वेट को लूज करता है, तो उसमें वेट लॉस होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैलिग्नेंसी में लिम्फ नोड भी आपके इन्वॉल्व हुए होंगे। आपके जो सर्वाइकल रीजन के लेटरल, आपके नेक के जो लिम्फ नोड्स होंगे वो इन्वॉल्व हुए होंगे इसमें, कार्सिनोमा में। क्लियर है हम यहाँ तक? अच्छा, अब आते हैं हम मैलिग्नेंसी पे। नेक्स्ट टॉपिक इज मैलिग्नेंसी।